नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा में कोरोना के कुल 4036 एक्टिव केस, सर्वाधिक गुरुग्राम में 141 मरीज, तो वहीं चरखी दादरी में 9 में कोई मामला नहीं। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट की पहचान करने वाली जीनोम सीक्वेंसिंग लैब हरियाणा में MD रोहतक में खुल गई है। प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए करीब 92 ओमिक्रॉन वेरिएंट के सैंपलों की जांच प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। यह सैंपल करीब 4 दिन पहले यानी PGI रोहतक ने लैब में भेजे थे। पहली कोरोना ओमिक्रॉन वेरिएंट सैंपल की रिपोर्ट गुरुवार यानी आज आने की पूरी उम्मीद है। रिपोर्ट लैब से PGI आएगी और फिर हरियाणा स्वास्थ्य विभाग के पास आएगी, जहां से इसे रिलीज किया जाएगा। इस तरह अब हरियाणा में ओमिक्रॉन वेरिएंट सैंपलों की जीनोम सीक्वेंसिंग दिल्ली की बजाय रोहतक में होगी। मंगलवार को हरियाणा स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए 1 करोड़ 22 लाख रुपए की लागत से राशि मंजूर की थी। पूरे हरियाणा की बात करें तो इस समय प्रदेश में कोरोना के कुल 4036 एक्टिव केस हैं। इनमें से 2743 मरीज होम आइसोलेशन में है। उधर प्रदेश में कोरोना की वजह से होने वाली मौतों का आंकड़ा 10,066 तक पहुंच गया है। शाहाबाद थाने में अनिल विज का छापा, SHO, SI व ASI को किया सस्पेंड, बोले लोगों को इंसाफ के लिए धक्के नहीं खाने दूंगा। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बुधवार दोपहर को शाहाबाद थाने का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अनिल विज को थाने में कई खामियां नजर आई, जिस पर संज्ञान लेते हुए गृह मंत्री ने मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों को लताड़ लगाई। SHO प्रेम सिंह, ASI सुदेश कुमार व सब इंस्पेक्टर रमेश चंद्र को सस्पेंड करने के आदेश जारी हुए हैं। गृह मंत्री अनिल विज के थाने में औचक निरीक्षण पर थाने में हड़कंप मच गया। थाना में पहुंचते ही गृह मंत्री अनिल विज ने पेंडिंग शिकायतों को लेकर एक एक करके उनके बारे में जांच अधिकारी से जवाब तलबी की। मंत्री ने पुलिसकर्मियों को फटकार लगाते हुए कहा कि लोग सारा दिन इंसाफ के धक्के खाते रहते हैं, तुम शिकायतें रखकर बैठे हो। बता दें कि 15 जनवरी 2021 में दर्ज मामले में नामजद व्यक्ति को अभी तक नहीं पकड़ने पर गृह मंत्री ने SHO को लताड़ लगाई। गृह मंत्री ने SHO से पूछा कि मामले में 1 साल तक भी व्यक्ति नहीं पकड़ा गया, पुलिस क्या कर रही है। उन्होंने कहा कि थानों का निरीक्षण आगे भी जारी रहेगा, हरियाणा के लोगों को इंसाफ के लिए धक्के नहीं खाने दूंगा। हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा परिणाम 2021 यानी एस्टेट 2021 जल्द जारी किया जाएगा। हालांकि यह कब तक घोषित होगा, इस संबंध में बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा ने अभी तक कोई घोषणा नहीं की है। लेकिन पिछले वर्षों के परिणाम जारी होने के आधार पर उम्मीद जताई जा रही है कि रिजल्ट जल्द ही घोषित हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार साल 2020 में एस्टेट परीक्षा 2 और 3 जनवरी 2021 को आयोजित की गई थी, जिसका परिणाम 21 जनवरी 2021 यानी परीक्षा के 18 दिन बाद जारी किया गया था। तो इसी आधार पर उम्मीदवार परीक्षा के 18 दिनों के बाद यानी 3 जनवरी 2022 को एस्टेट परिणाम 2021 जारी होने की उम्मीद लगा रहे थे। लेकिन अभी तक बोर्ड ने इस संबंध में कोई अपडेट जारी नहीं किया है। ऐसे में अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे नतीजों से जुड़ी सही और सटीक तारीख की जांच के लिए केवल बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट haryanatet.in पर विजिट करते रहें। हरियाणा में सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले के आयोजन पर संकट। राजधानी दिल्ली सहित सूरजकुंड और NCR के प्रमुख शहरों में तेजी से फैल रहे कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का असर 35वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले के आयोजन पर भी दिख रहा है। फिलहाल सूरजकुंड मेले के आयोजन को लेकर संशय बना हुआ है। मेला का आयोजन 4 से 20 फरवरी तक होना तय हुआ है। मेला प्राधिकरण की तरफ से मेले की तैयारियों में अभी कोई ढील नहीं दी गई है, मगर देश विदेश से आने वाले हस्तशिल्पियों की नजर मेला प्राधिकरण के निर्णय पर टिकी हुई है। हालांकि मेला प्राधिकरण ने इस बाबत कोई निर्णय अभी तक नहीं लिया है। प्राधिकरण 15 जनवरी को इसके लिए समीक्षा बैठक करेगा और इसी में अंतिम निर्णय लिया जाएगा। कोरोना संक्रमण के चलते गत वर्ष सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला नहीं लगाया गया था। प्रधान सचिव हरियाणा पर्यटन विभाग का कहना है कि अभी विभाग की तरफ से सूरजकुंड मेले की तैयारियां चल रही हैं। हमारे पास 10 जनवरी तक हस्तशिल्पियों के आवेदन आ जाएंगे। हम 15 जनवरी के आसपास एक बैठक में कोरोना संक्रमण की समीक्षा करेंगे। इसके बाद यह निर्णय लेंगे कि मेला आयोजित किया जाएगा या नहीं। अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक हैं तो आपको अगले महीने से झटका लगने वाला है। बैंक ने 1 फरवरी से अपनी सर्विस के लिए चार्ज बढ़ा दिए हैं। 1 फरवरी 2022 से SBI एक और नया चार्ज बढ़ाने जा रहा है। SBI ने 1 फरवरी से IMPS करने के नियमों को बदल दिया है। SBI के अनुसार 2 लाख रुपए से 5 लाख रुपए के बीच IMPS के जरिए पैसा ट्रांसफर करने पर 20 रुपए प्लस GST चार्ज लगेगा। SBI ने अक्टूबर 2021 में IMPS के माध्यम से ट्रांजेक्शन का अमाउंट 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया था। रिजर्व बैंक ने IMPS के जरिए होने वाले ट्रांजैक्शन की लिमिट बढ़ाई थी। अब एक दिन में 2 लाख रुपए के बजाय 5 लाख रुपए ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके जरिए 24/7 यानी 24 घंटे 7 दिन फंड ट्रांसफर किया जा सकता है। बता दें कि इंटरनेट बैंकिंग के अलावा मोबाइल बैंकिंग एप्स, बैंक ब्रांच, ATM, SMS और IVRS के जरिए भी फंड ट्रांसफर कर सकते हैं।
ई श्रम कार्ड धारकों के खाते में आई 1,000 रुपए आप भी चेक कर सकते हैं फटाफट अपना खाता। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के मुताबिक ई श्रम पोर्टल की शुरुआत इसी साल की गई थी ताकि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों का डेटाबेस तैयार हो सके। ई श्रम कार्ड के जरिए सरकार का मुख्य मकसद जानकारी हासिल करना है कि कितने लोग असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं जिन तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। यानी कि ई श्रम पर पंजीकरण करने से सरकार और असंगठित कामगारों के बीच की दूरी खत्म होगी। ई श्रम कार्ड धारकों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल सरकार द्वारा श्रम कार्ड धारकों को लाभ मिलना शुरू हो गया है। अगर आपके पास भी ई श्रम कार्ड है तो तुरंत अपना बैंक खाता चेक कीजिए, क्योंकि सोमवार को उत्तर प्रदेश की सरकार ने लगभग 2 करोड़ श्रमिकों को भरण पोषण भत्ता दिया है। योजना के पहले चरण में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के खाते में 1,000 रुपए की धनराशि ट्रांसफर की है। जिन श्रमिकों ने 31 दिसंबर तक ई श्रम पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया था, ये उन्हीं लोगों के खाते में भेजी गई है। अगर आपने भी 31 दिसंबर तक अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया था तो आपको तुरंत अपना खाता चेक करना चाहिए। हरियाणा में एम्बुलेंस ड्राइवरों की भर्ती 614 पदों पर जल्द होगी भर्ती। हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग में जल्द ही एम्बुलेंस ड्राइवर के 614 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी होगा। हरियाणा प्रदेश के युवाओं के लिए नौकरी पाने का यह सुनहरा अवसर है। इन पदों के लिए केवल पुरुष वर्ग ही आवेदन कर सकते हैं। जल्द ही विभाग द्वारा इन पदों की भर्ती के लिए नोटिस जारी किया जाएगा। कुल 614 पदों पर एम्बुलेंस ड्राइवर की भर्ती की जाएगी। प्रत्येक एम्बुलेंस के लिए 3 ड्राइवर नियुक्त किए जाएंगे। आवेदकों की आयु 18 वर्ष से लेकर 42 वर्ष के बीच होनी चाहिए। यह भर्तियां बिल्कुल निःशुल्क यानी फ्री होंगी, अर्थात इनके लिए कोई भी शुल्क दे नहीं होगा। उम्मीदवार किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से हिंदी या संस्कृत के साथ 10वीं पास होना चाहिए। उम्मीदवार के पास वैध यानी वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए जो कि हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए मान्य हो और 3 साल पुराना हो। पात्र कलर ब्लाइंड न हो। पंचायतों की आमदनी बढ़ाएगी हरियाणा सरकार, बनाई जाएगी यह पॉलिसी। हरियाणा सरकार पंचायतों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए ऐसी पंचायत लैंड लीज पॉलिसी बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है जिससे पंचायतों की आमदनी बढ़ने के साथ साथ उद्योगों के फलने फूलने में भी मदद मिल सके। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने विकास एवं पंचायत तथा उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री अनूप धानक भी उपस्थित रहे। डिप्टी सीएम ने विकास एवं पंचायत तथा उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश जारी किए कि वे ऐसी पंचायत लैंड लीज पॉलिसी बनाएं जिससे पंचायत की जमीन को लीज पर देने से अच्छी खासी आमदनी हो। इस आमदनी से गांव में अधिक से अधिक विकास के कार्य हो सके। अगर गांव में पंचायती जमीन पर उद्योग लगाए जाएंगे तो वहां के स्थानीय युवाओं के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा हो सकेंगे। प्रदेश सरकार का प्रयास है कि गाँव में गैर कृषि भूमि पर उद्योग स्थापित किए जाएं ताकि ग्रामीण युवाओं को अपने नजदीक ही रोजगार मिल सके। इससे जहाँ उद्योगपति को आसानी से कामगार मिलेंगे वहीं शहरों की तरफ होने वाले पलायन पर भी रोक लग सकेगी। पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड योजना सालाना 7% साधारण ब्याज दर पर दिया जाएगा ऋण, ऐसे उठाएं आप भी लाभ। रोहतक के उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने बताया कि किसान पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ उठाएं। पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड के तहत गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर, मुर्गी के रखरखाव के लिए 3 लाख रुपए तक का ऋण मिल सकता है ताकि पशुपालकों की आर्थिक स्थिति सुधर सके। छोटे किसानों की पशुपालन व अन्य संबंधित क्षेत्रों से होने वाली आय को बढ़ाने के उद्देश्य से यह योजना क्रियान्वित की जा रही है। अपने पशुओं की देखभाल के लिए होने वाले खर्च हेतु पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण ले सकता है। कोई भी पशुपालक 1,60,000 रुपए तक की राशि की लिमिट तक का पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड बिना कोई जमीन गिरवी रखे या किसी प्रकार की गारंटी न देते हुए कोलेटरल सुरक्षा बनवा सकता है। यदि कोई पशुपालक इस राशि से अधिक लिमिट का पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहता है तो उसे अपनी जमीन या फिर कोई जमानत देना अनिवार्य होगा। पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड धारक को सालाना 7% साधारण ब्याज की दर से बैंक द्वारा ऋण दिया जाएगा। यदि कार्ड धारक अपने ऋण का समय पर भुगतान करता है तो उसे केंद्र सरकार की तरफ से 3% ब्याज की दर में छूट दी जाएगी तथा उस पशुपालक को यह ऋण केवल 4% के हिसाब से चुकाना होगा। लिया गया ऋण 1 साल की समयावधि के दौरान वापस जमा नहीं करवाया जाता है तो उसे 12% सालाना ब्याज की दर से ऋण का भुगतान करना होगा। गहलोत बोले चुनाव आयोग राजनीतिक रैलियों पर तुरंत रोक लगाए, चुनाव नहीं टाल सकते लेकिन कोविड को देखते हुए प्रचार के दूसरे तरीके अपनाए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चुनाव आयोग से राजनीतिक पार्टियों की रैलियों पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है। कोविड की तीसरी लहर और तेजी से फैल रहे ओमिक्रॉन वेरिएंट के मद्देनजर सीएम ने यह मांग रखी है। अशोक गहलोत ने ट्वीट किया कि चुनाव टाले नहीं जा सकते हैं लेकिन रैलियों की जगह प्रचार के दूसरे तरीकों का इस्तेमाल होना चाहिए। अब देश के सामने कोरोना की तीसरी लहर है। विशेषज्ञों के मुताबिक ओमिक्रॉन आगे जाकर क्या रूप लेगा यह अभी किसी को नहीं मालूम। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में चुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव आयोग कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। जिस तरह से चुनावी राज्यों में राजनीतिक पार्टियों की रैलियों में भीड़ उमड़ रही है वह कोविड और ओमिक्रॉन को आमंत्रण दे रही है। यही हालात रहे तो देश में बड़े लेवल पर कोविड फैलने की आशंका है।
सुरक्षा में चूक की वजह से मोदी की रैली रद्द। बठिंडा एयरपोर्ट पर मोदी अफसरों से बोले, मैं एयरपोर्ट तक जिंदा पहुंच पाया, इसके लिए अपने सीएम को थैंक्स कहना। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिरोजपुर रैली रद्द होने की वजह सुरक्षा में चूक को बताया जा रहा है। गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से इसकी रिपोर्ट तलब की है। मंत्रालय ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि पंजाब दौरे पर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक सामने आई है। उनका काफिला एक फ्लाईओवर के करीब 15 से 20 मिनट तक रुका रहा। रैली रद्द होने के बाद जब नरेंद्र मोदी बठिंडा एयरपोर्ट वापस पहुंचे तो उन्होंने भी पंजाब की कांग्रेस सरकार पर तंज कसा। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक मोदी ने एयरपोर्ट के अधिकारियों से कहा, अपने मुख्यमंत्री को मेरा शुक्रिया कहना कि मैं बठिंडा एयरपोर्ट तक जिंदा पहुंच सका। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पंजाब में पीएम की सिक्योरिटी में चूक की गृह मंत्रालय ने विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। पीएम विजिट पर सुरक्षा में ऐसी लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जा सकती। पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रधान और कांग्रेस कैंपेन कमेटी के चेयरमैन सुनील जाखड़ ने अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि आज जो हुआ यह स्वीकार करने योग्य नहीं है, यह पंजाबियत के खिलाफ है। उन्होंने कहा है कि देश के प्रधानमंत्री को फिरोजपुर में भाजपा की राजनीतिक रैली के लिए सुरक्षित रास्ता सुनिश्चित किया जाना चाहिए था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा चूक पर सीएम चरणजीत चन्नी ने कहा है कि पीएम पर कोई हमला नहीं हुआ है, उनकी सुरक्षा में कोई चूक भी नहीं हुई है, इसलिए किसी अफसर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर मैं लाठी गोली नहीं चला सकता। सीएम चन्नी ने कहा कि पीएम का सारा कार्यक्रम हवाई मार्ग से तय था, लेकिन अचानक उनकी सुरक्षा एजेंसियों ने इसे सड़क मार्ग से कर दिया। रास्ते में कुछ प्रदर्शनकारी आ गए और उन्होंने ट्रैक्टर ट्रॉली लगाकर रोड जाम कर दिए। इसके बावजूद अगर उन्हें लगता है कि सुरक्षा में चूक हुई है तो हम इसकी जांच करवा लेंगे। फिलहाल किसी भी अफसर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सीएम ने कहा कि हमने रात को 3 बजे तक कोशिश कर जितने भी किसान सड़कों पर बैठे थे उन्हें उठाया। 5 दिनों से केंद्र की एजेंसियां आईबी, एसपीजी और पीएम सिक्योरिटी फिरोजपुर में आ गई थी। वह हर चीज को मॉनिटर कर रही थी। यह सब काम उन्होंने ही संभाला हुआ था, इसलिए उन्होंने भी साथ में मिलकर काम किया और 3 बजे तक रास्ते खाली करा दिए। सीएम चरणजीत चन्नी ने कहा कि शांतिपूर्ण धरने को पीएम की सुरक्षा से नहीं जोड़ा जाना चाहिए, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। पीएम की सुरक्षा या शान में खतरे जैसी कोई बात नहीं है। सड़क मार्ग से जाना पहले से तय नहीं था। उन्होंने कहा कि हमें खेद है कि पीएम को वापस जाना पड़ा। देश में कोरोना की रफ्तार अब 6 गुना ज्यादा। 7 महीने बाद दिल्ली में 10,000 से ज्यादा संक्रमित मिले। मुंबई में रिकॉर्ड 15,000 केस आए तो वहीं 24 घंटे में 39% उछाल। कोरोना मरीजों की रफ्तार एक बार फिर से बढ़ने लगी है। सबसे ज्यादा चिंता राजधानी दिल्ली और मुंबई को लेकर है, जहां हर दिन संक्रमितों का आंकड़ा एक नया रिकॉर्ड बना रहा है। मुंबई में बुधवार को एक बार फिर से 15,000 से ज्यादा केस मिले हैं। यह पिछले 4 अप्रैल के बाद सबसे ज्यादा केस हैं। वहीं एक दिन में यह 39% का उछाल भी है। इनमें 80% संक्रमित ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। राजधानी दिल्ली में पिछले साल 12 मई यानी करीब 7 महीने बाद बुधवार को रिकॉर्ड 10,665 नए केस दर्ज किए गए हैं। इस दौरान 8 लोगों की मौत भी हुई है। इस तरह एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 23,307 पहुंच गई है। देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के एंट्री के बाद कोरोना महामारी की रफ्तार अचानक से 6.3 गुना से ज्यादा रफ्तार बढ़ गई है। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, झारखंड और गुजरात 8 ऐसे राज्य हैं जहां संक्रमण के आंकड़े काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। अब तक लगभग 65% मामले अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और स्पेन से सामने आए हैं। वहीं दुनिया भर की बात की जाए तो दुनिया भर के देशों में कोरोना के वेरिएंट ओमिक्रॉन से मरने वालों की संख्या 108 पहुंच गई है। चीन को माकूल जवाब देने की तैयारी। ताइवान ने अपने F-16 फाइटर जेट्स की तैनाती की। ताइवान ने चीनी हमले से निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके लिए ताइवान की एयरफोर्स ने उन फाइटर जेट्स की तैनाती शुरू कर दी है जिनसे चीन सबसे ज्यादा खौफ में रहता है। ताइवान की एयरफोर्स ने बुधवार को अपने F-16 फाइटर जेट्स तैनात कर दिए हैं और इनकी फाइनल ड्रिल यानी एक्सरसाइज भी शुरू कर दी है। ताइवान ने अपने ये F-16 फाइटर जेट्स अमेरिका से खरीदे हैं और चीन के तमाम दावों के बावजूद ऐसा माना जाता है कि उसके पास इनसे मुकाबले का कोई फाइटर जेट नहीं है। ताइवान के राष्ट्रपति ने मंगलवार को ही साफ कर दिया था कि उनका देश चीन के आगे झुकने को तैयार नहीं है और अब तक उसकी हर हरकत का जवाब दिया जाएगा। आपको बताते चले कि चीन के फाइटर जेट्स ने कुछ महीनों में कई बार ताइवान के एयर डिफेंस जोन में घुसपैठ की है। ताइवान ने इन सब के मुकाबले के लिए अपना एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया है। सरकारी नौकरी अपडेट। राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा विभाग बीकानेर ने 32,000 पदों पर निकाली भर्ती। उम्मीदवार 9 फरवरी तक करें अप्लाई। राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा विभाग बीकानेर ने प्राइमरी टीचर और अपर प्राइमरी टीचर के पदों के लिए बम्पर वैकेंसी की घोषणा की है। योग्य उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के माध्यम से राजस्थान के सरकारी स्कूलों में लगभग 32,000 खाली पदों को भरा जाएगा। ऑनलाइन आवेदन 10 जनवरी से प्रारंभ होंगे और 9 फरवरी 2022 तक चलेंगे। उम्मीदवारों की उम्र 1 जनवरी 2023 को कम से कम 18 और अधिकतम 40
40 वर्ष होनी चाहिए। जनरल, ओबीसी व ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपए रखा गया है और वहीं एनसीएल ओबीसी यानी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 70 रुपए, एससी एसटी व फिजिकल हैंडीकैप के लिए 60 रुपए है। परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से किया जा सकता है।